नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सैनी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज से आपके सामने कृषि भूगोल का जो पेपर है पढ़ाने के लिए हूँ। वर्तमान समय में जो कोविड-19 की महामारी या जो पैंडेमिक चल रहा है उसके कारण कॉलेज में नियमित रूप से जो अध्यापन किया जा सकता था वो बंद है और इसके कारण जो है डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन ने हमें ये डायरेक्ट किया है कि हम अपने अध्यापन को जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। तो इसके लिए हम अपने लेक्चर या पीडीएफ फॉर्म में जो लेक्चर बना रहे हैं या वीडियो फॉर्म में बना रहे हैं वो आप तक यूट्यूब या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचाए जा सकें। और नियमित रूप से ये हमने जो है लास्ट मंथ से शुरू कर दिया था। अभी सिलेबस डिसाइड हो चुका है, कौन डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा उसके लिए भी, और उनकी क्लासेस भी अलॉटेड हो चुकी हैं। तो मैं आज आपसे बात करने आया हूँ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के ऊपर। और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ख़ास तौर से हमारे जो ज्योग्राफी की विषय वस्तु है इसमें एक ब्रांच है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच जो है वो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी है। एग्री और कल्चर ये ग्रीक वर्ड हैं। एग्री मीन्स, एग्रीकल्चर मीन्स जो है कृषि, और कृषि का मतलब है कि ज़मीन की जो संस्कृति है, मिट्टी की जो संस्कृति है, कल्टीवेशन करना है, ये जो है ग्रीक वर्ड से आया है। और कल्टीवेशन का सीधा सा अर्थ है ज़मीन को जोतना, टू कल्टीवेट द लैंड, टू प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स, यानी मिट्टी से फसलों को पैदा करने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। एक और कृषि भूगोल के अंतर्गत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में किस प्रकार की कृषि किन किन क्षेत्रों में उत्पन्न हुई है, उसके पीछे स्थानिक कारण क्या है। तो कृषि भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो हमारे पास दो चीज़ें आई हैं कि एक कृषि भूगोल में हम क्या करते हैं और दूसरा कृषि के क्या कंटेंट्स हैं। तो कृषि भूगोल में हम विश्व में की जाने वाली समस्त कृषि की जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं, और हम उनका क्षेत्रीय अध्ययन देखते हैं कि ये कृषि यहाँ पर क्यों की जाती है और ये यहाँ पर क्यों नहीं की जा सकती। महत्वपूर्ण ये भी है कि कृषि का अध्ययन जो है एग्रीकल्चरल साइंस में किया जाता है, पर एग्रीकल्चरल साइंस जो है या कृषि विज्ञान जो है वो केवल कृषि के जो पौधे हैं विभिन्न फसलों के, वो उनकी ग्रोथ किस प्रकार होती है, उनमें फ्लावर्स कैसे आते हैं, उनमें सीड्स कैसे आते हैं, उनका प्रोडक्शन कितना होगा, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, ये उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उनका ब्रीडिंग सिस्टम कैसा है या उनमें किस तरह से नई किस्मों को पैदा किया जा सकता है। पर भूगोल के अंतर्गत हम किस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में कृषि के अंदर जो क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है और उसका कारण क्या है। इस भिन्नता को ढूंढने का प्रयास हम जो है कृषि भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसको हम दो भाग में विभाजित करते हैं, पहला है थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा है अप्लाइड पार्ट। अगर हम देखें तो कृषि के पहले सिद्धांतिक भाग में कृषि की जो है कृषि भूगोल की रूपरेखा कैसी है, उसका सिद्धांत क्या है, परिभाषा क्या होती है, उसका क्षेत्र और विस्तार क्या है, कृषि की अध्ययन के कौन कौन से उपागम हैं, कृषि को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि भौतिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, सामाजिक और आर्थिक तत्व या राजनीतिक तत्व। उसके बाद हम देखें तो विश्व में किस प्रकार की कृषि का विकास हुआ है और इसको संपूर्ण विश्व की कृषि को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आगे इसकी विषय वस्तु में आता है भूमि उपयोग, कि कृषि के अंतर्गत भूमि उपयोग जो है वो किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, सिंचाई का क्या उपयोग है, कृषि के अंतर्गत जो नवीन आयाम हैं खासतौर से व्यवहारिक भूगोल जिसको हम कहते हैं कि कृषि का प्रादेशिकरण कैसे किया जाता है। कृषि पुराने समय में प्राथमिक कृषि के रूप में थी, उसके बाद धीरे धीरे जब तकनीक का परिवर्तन हुआ, तकनीक में विकास हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा
एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 60s के डेकेड में जब सांख्यिकी का विकास हुआ या स्टैटिस्टिक्स का विकास हुआ, तो स्टैट्स के विकास ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। वर्तमान समय में जो सांख्यिकी का उपयोग कृषि में किया जाता है, आधुनिक जो कृषि के नए जो आयाम आए हैं, किस प्रकार की नीतियां बनी हैं, किस प्रकार, जैसे अगर हम देखें यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं या जो अमेरिकन या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो कृषि का विकास हुआ वो व्यापार के लिए हुआ। जहाँ जनसंख्या अधिक थी वहाँ कृषि का जो उपयोग है वो खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में और प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा अंतर है कि प्राचीन समय में जो कृषि की जाती थी वो पेट भरने या अपने सब्सिस्टेंस जो है के लिए किया जाता था। अभी जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसका रूप, उसका स्वरूप, उसका आकार वो केवल मार्केट के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है। तो कृषि का स्वरूप किस प्रकार बदला है, और जब तकनीक का विकास हुआ तो कृषि के अंतर्गत एक भूचाल सा आ गया। बहुत जगह जो है कृषि क्रांतियाँ होने लगी। भारत में, मैक्सिको में, अफ्रीका में, ख़ासतौर से साउथ अफ्रीका में जिस प्रकार से हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन के लिए हुई कि जनसंख्या बढ़ने के साथ लोगों के भोजन को किस प्रकार से आपूर्ति की जाए, और इसके अतिरिक्त दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग हुई, दालों के, तेलों के उत्पादन के लिए या मछली के उत्पादन के लिए। तो अलग अलग समय में अलग अलग क्रांतियाँ होने लगी। इसी प्रकार जो नवीन आयाम आए उसमें एक आया भी कृषि वानिकी का विकास, एग्रो फॉरेस्ट्री या सोशल फॉरेस्ट्री। इसके हम देखें तो सांख्यिकी में किस प्रकार कृषि प्रदेशों का प्रादेशिकरण किया जा सकता है, उनका आधार क्या क्या है, कृषि में उत्पादकता, कृषि की तीव्रता, कृषि में जो है केंद्रीयता, कृषि की विविधता, और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन में, तो जो महत्वपूर्ण तथ्य और भी सामने आते हैं उनमें बहुत सारे सांख्यिकी के उपयोग जो हैं कृषि उत्पादन को बढ़ाने में किए जाते हैं। विश्व के विभिन्न सरकारों ने अपने अपने देशों में अपनी योजनाओं में सबसे ऊपर रखा है कि कृषि के लिए कौन सी नीतियाँ, कौन सी प्लानिंग या कौन सी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। कृषि में सिंचाई का जो एक महत्वपूर्ण जो स्थान है उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, और इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में कृषि परियोजनाओं का जो कृषि के लिए सिंचाई परियोजनाओं का जो शुभारंभ हुआ। अगर मैं बात करूं कि विश्व का सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट भारत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से है, ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में जहां न्यून उत्पादकता थी वहां पर इस सिंचाई परियोजना के आने के बाद ये एक बड़े खाद्यान्न क्षेत्र के रूप में उभर के आया है। किस प्रकार घास के मैदानों को कृषि क्षेत्रों में विकसित किया गया है, किस प्रकार भूमि के उपजाऊपन को, मिट्टी सुधार या भूमि सुधार कार्यक्रम को इसके अंतर्गत हम लेते हैं, किस प्रकार जो है पोषण, किस प्रकार खाद्य सुरक्षा, किस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार की जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में जो हाई यील्ड वैरायटी शीट्स हैं उनका उपयोग करना, कृत्रिम वर्षा तक जो है बहुत सारे उन्नत देश जो है कृषि में इसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, खरपतवार नाशकों का उपयोग, कृषि में मशीनीकरण, तकनीक के साथ आज जो है विश्व के न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां कृषि में उनका योगदान जनसंख्या का 1, 2, 3, 5% तक पाया जाता है, वहां का अधिकांश कृषि कार्य जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। खेती की जुताई से लेके और पैकिंग तक ज़्यादातर कार्य जो है वो मशीनों से किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो नए आयाम प्रतिवर्ष स्थापित हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, उनके कारण कृषि का स्वरूप किस प्रकार बदल रहा है। आज पहाड़ी क्षेत्रों को काट कर उनको कंटूर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया गया है, कंटूर हाइट्स के अकॉर्डिंग जो है कृषि क्षेत्रों। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं देखूं तो चीन ने अपने पहाड़ी क्षेत्रों को किस प्रकार कृषि क्षेत्रों में बदला है, और उन्होंने एक
प्राकृतिक तरीके से सिंचाई का जो साधन है वो भी पानी को ऊपर अपने बिना किसी पंप के द्वारा पहुंचाया, जिसके कारण जो है वहाँ कृषि का काफ़ी विकास हुआ है। साथ ही अगर हम देखें तो विश्व के उन क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से युक्त हैं, जैसे अफ्रीका में बहुत जगह जो है डेजर्ट है, और उस डेजर्ट में जो है किस प्रकार से सिंचाई परियोजनाओं को ला करके, ख़ास तौर से इजिप्ट में नील नदी के जो प्रोजेक्ट हैं एग्रीकल्चर के रेफरेंस में, वो इरिगेशन में आते हैं। अनेक जो है प्रोजेक्ट इसी सिंचाई के माध्यम से चलते हैं। जहां अगर मैं इजराइल की बात करूं तो उन्होंने सिंचाई की अलग तकनीकों का विकास कर एक सेमी डेजर्ट एरिया को एक एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से बदला है। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन, उन्होंने स्प्रिंकलर इरिगेशन, उन्होंने मिनिमम वाटर नीड शीट्स को डेवलप किया। तो इस प्रकार जो है कृषि के दिन प्रतिदिन नए आयाम जो हैं स्थापित किए जा रहे हैं। एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि विज्ञान के विकास के साथ कृषि के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों का स्थापन भारत और विश्व के अनेक भागों में हुआ। विश्व कृषि के उत्पादन को और इसमें काम आने वाले श्रम को जो है विश्व का एक संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो मॉनिटरिंग करता है। भारत में अगर हम देखें तो जो है कृषि अनुसंधान जो संस्थान है वो इसके लिए कार्य करता है, और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलों के अलग अलग जो है, अगर हम देखें अजमेर में भी एक केंद्रीय जो है सेंटर है जो बीज की उत्पादकता, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात जो है नए नए प्रयास करता है, प्रयोग करता है, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइसी सीड्स रिसर्च सेंटर के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार फसलों के, उनकी उत्पादकता के, उनमें होने वाली बीमारियों के, कम पानी या ज़्यादा पानी जिस क्षेत्रों में पाया जाता है उनके लिए, उस वातावरण के अनुकूलन के लिए नए बीजों का आविष्कार जो है ये इन तकनीकी संस्थानों में किया जाता है। अगर मैं इसी प्रकार पशुधन की बात करूं तो कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पशुओं को जो है, जिसको हम एनिमल रियरिंग के रूप में देखते हैं, वो विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में पाई जाती है कि दूध उत्पादन के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो दुधारू पशु हैं उनको किस प्रकार उनकी नस्लों को उन्नतशील बनाया जा रहा है ताकि वो अधिक दूध उत्पादन कर सकें। अगर आप देखें वर्ल्ड लेवल पर तो डेनमार्क है या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका का ख़ास तौर से डेयरी जो रीजन है जो लेक्स के साउथ में है, ग्रेट लेक्स के, या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ये ऊन के लिए, मांस के लिए। अमेरिका में अगर मैं एक बात कहूँ आपको कि एक पूरी बड़ी पट्टी जो केवल मक्का पैदा करती है, कॉर्न बेल्ट जिसका नाम है, वो केवल वहाँ की जो पॉर्क इंडस्ट्री है उसके लिए किया जाता है। तो इस प्रकार विश्व के अंदर अगर हम देखें कि कृषि के नित नए कौन से आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रयोगों के द्वारा कृषि के द्वारा आजकल प्रदूषित भी हो रहा है वातावरण, और कृषि में भी प्रदूषण आया, तो इस पर भी हम जो है आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कृषि के द्वारा वातावरण प्रदूषित किया जा रहा है और किस प्रकार मनुष्य के द्वारा कृषि को प्रदूषित किया जा रहा है। तो मिट्टियों का अगर हम देखें तो कृषि के लगातार उत्पादन से या उर्वरकों के प्रयोग से या अन्य उद्योगों के माध्यम से कृषि भूमि जो है वो किस प्रकार बंजर और ख़राब हो रही है। कहीं पर सिंचाई के माध्यम से कृषि में जो है सेम समस्या, खास तौर से वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है। तो इस प्रकार कृषि में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका निर्धारण कैसे किया जा सकता है, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही कृषि में हम उन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं कि फसलों के उत्पादन से मनुष्य को किस प्रकार भोजन की आपूर्ति हो रही है, क्या वो भोजन पोषण के स्तर पर किस प्रकार है। जैसे मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं तो जो शाकाहारी मनुष्य होता है उसके प्रोटीन की आपूर्ति जो है शाकाहार से होती है, और उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है उत्पादित होने वाली दालों से मिलता है।
जो लोग मांसाहार करते हैं उनको प्रोटीन के बहुत सारे माध्यम मिलते हैं, पर भारत जैसे देश में जहाँ शाकाहार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है, वहाँ दालें इतना बड़ा माध्यम है जो शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य जो पोषक तत्व हैं वो किस प्रकार आपको पोषकता जो है भोजन से मिल सकती है। भुखमरी भारत में किस प्रकार है, किस प्रकार खाद्यान्नों की कमी पाई जाती है, भारत में कृषि मजदूरी किस प्रकार की जाती है, कृषि में उत्पादकता का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विकसित राष्ट्रों में कृषि का जो उत्पादन है वो सहचर्य के रूप में लिया जाता है, क्रॉप कॉम्बिनेशन, कि किस प्रकार कितनी फसलों को हम अधिकतम, क्योंकि आज वर्तमान समय में कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना है और इसके लिए नीतियां बनाई जाती हैं। भारत में पिछले कुछ समय से अभी आपने देखा होगा, जब केंद्र की सरकार आई या जब राजस्थान राज्य की सरकार आई तो इन्होंने भी भारत के किसानों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए विशेष पैकेज जो हैं वो उपलब्ध कराए हैं, ताकि किसानों को सरकारी स्तर पर बहुत सारी भारत में जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें किसानों को कुआं खोदने से लेकर मशीनें खरीदने तक सब चीज़, आजकल किसान क्रेडिट कार्ड भी जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। जो किसान पंप के माध्यम से ज़मीन से पानी को निकालते हैं उनके लिए किसान पंप जो है वो लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसान पिछले 10-15 सालों में भारत में किसानों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उत्पादकता होने पर भी मार्केट में या बाज़ार में उसकी कीमत नहीं मिलती है, जिसके कारण वो एक बोझ के नीचे दबा रहता है। तो आजकल केंद्र सरकार के द्वारा जो है किसान फसल बीमा जो है यूज़ किया जा रहा है कि किसान अपनी फसलों को, क्योंकि भारत और विश्व में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां होने के कारण फसलें जो है ख़राब हो जा सकती हैं और किसान की अर्थव्यवस्था ख़राब हो जा सकती है। इस प्रकार जो है उस इंश्योरेंस के माध्यम से, जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके माध्यम से किसान की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है। कृषि में किस प्रकार लेबर जो है उसका उपयोग होता है, मैनेजमेंट का जो उपयोग होता है। कृषि, आधुनिक कृषि जो है एक उद्योग के रूप में है, जिसमें उसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस प्रकार उपयोग होता है, वहाँ जो फार्म का जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार उपयोग होता है। इस प्रकार जो हमारा जो ट्रेंड है कृषि का वो ये है। तो ये हमारा सिलेबस है कि हम जो फर्स्ट यूनिट में इसको डिस्कस करेंगे, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, the elements which they affect, how they affect the agriculture, namely physical factor, economical factor, social and cultural factor and political factor. पॉलिटिकल फैक्टर की अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो वो जो भी जहाँ भी जिस राष्ट्र में जो सरकारें बनती है वो अपने देश के लिए जो है कृषि नीति का निर्धारण करती है कि उसका कृषि पदार्थों का इंपोर्ट कैसे होगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा, किन क्षेत्रों में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ किस प्रकार की फसलों को पैदा किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रोचेज की। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को स्टडी करने में कौन कौन सी अप्रोचेज आती हैं, तो उसमें कमोडिटी, रीजनल, सिस्टमेटिक और इन्वायरमेंटल अप्रोचेज की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम की, कि वर्ल्ड में कितने टाइप का जो सिस्टम है, तो हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है कि कौन कौन से उसमें हम स्टडी करते हैं विटलसी एग्रीकल्चर सिस्टम को। इसके बाद हम सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं कि वो जो है हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की, यानी भूमि उपयोगिता की, कि कृषि क्षेत्रों में और दुनिया भर में कौन कौन से जो लैंड सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उनकी बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इंडिया में किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को डिवाइड किया गया है, कौन कौन से एग्रीकल्चरल रीजन जो हैं इंडिया में, बहुत सारे भूगोलवेताओं ने बताए हैं, या जो प्लानिंग कमीशन या जिसको वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं, उन्होंने भारत को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो
तो वो आती है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की जो सेकंड यूनिट का पार्ट है। उसमें एग्रीकल्चर का रीजनलाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ जो है इसको हम अलग अलग टेक्निक के माध्यम से बात करते हैं, कहीं एम्पिरिकल है, कहीं स्टैट्स के माध्यम से है। और स्टैटिकल टेक्निक्स में हम देखें तो एग्रीकल्चर क्रॉप कॉन्सेंट्रेशन है, क्रॉप कॉम्बिनेशन है, क्रॉप इंटेंसिटी है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप एफिशिएंसी है, क्रॉप कॉम्बिनेशन है। ये सारे जो फैक्टर हैं वो किस प्रकार कृषि को, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, तो ये किस प्रकार कृषि को एक ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सहायक होते हैं वो। और इसके बाद हम देखें तो जो मेन रोल आता है रीसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, और उसमें आज जो फूड न्यूट्रिशन है, हंगर है, फूड सिक्योरिटी है, फूड स्कैरसिटी है, एग्रीकल्चरल लेबर है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, फंडिंग एजेंसीज़ हैं, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट्स है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, एजेंसीज़ हैं इसके लिए, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में नए जो काम करते हैं कि जो क्रॉपिंग पैटर्न पे। और इसीलिए वर्तमान में और एक जो मेन इसका फैक्टर है ट्रांसपोर्ट, कि किस प्रकार आज आप देखते हैं कि अफ्रीका जो है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से गेहूँ आयात किया जाता है। या अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में जब डिवाइडेशन का पीरियड था, इंडिपेंडेंस का पीरियड था, तो फूड स्कैरसिटी सबसे पहला एक समस्या आई थी, और उसको हमने अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया से वीट को इंपोर्ट करके जो है। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम नए लेक्चर को शुरू करेंगे, मैं अपना जो नया लेक्चर लेके आऊँगा वो जो है ख़ास तौर से फर्स्ट यूनिट एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या है, उस सब्जेक्ट का रिलेशन क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका स्कोप क्या है, और साथ ही एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का जो अदर ब्रांचेस के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से है, ये उनको कैसे इफेक्ट करता है और दूसरे ब्रांचेस में अपना कैसे रोल प्ले करता है। लास्ट में आज के मॉडर्न एरा में एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री को जो है अपना प्लेस, एक इंडस्ट्रियल प्लेस मांगता है, और वो आज है भी कि किस प्रकार एग्रीकल्चर एक एज ए इंडस्ट्री हम लेते हैं। तो ये हमारा जो कंटेंट है ये हमारा सब्जेक्ट का है, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही इसके डेफिनेशन से शुरू करेंगे। थैंक यू टू ऑल।